नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। राष्ट्रीय शोषित समाज दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हमेशा ही अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने बिहार सरकार को जमकर घेरा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, छोटे जिला का कंसेप्ट बहुत सही है। पटना जिला को आप देखें कितना लंबा चौड़ा जिला है। तो अगर बाढ़ अगर पटना जिला में आ रहा है और बाढ़ में अगर जिला बनता है तो आम जनता के लिए अच्छी बात है। उसी तरह से बहुत कुछ बड़ा बड़ा जिला है, वहाँ भी डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि छोटे जिला में प्रॉपर वे में कलेक्टर हैं, एसपी है, एसटीओ है, डीएसपी है, ये प्रॉपर वे में लोग पहुंच पाएगा। अब इतना बड़ा जिला है कि एक दिन क्राइम अगर हो गया पालीगंज या दूसरा हो गया बाढ़ मुकामा, तो कहाँ कहाँ एसपी जाएगा। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार जी का ये सराहनीय कदम है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कुछ दिन एक से 2 महीने के बाद, तो सरकार तो शराब पे ध्यान दी है, लेकिन अपराधी तो लॉ एंड ऑर्डर तो हाथ देखिए, ये पहलू तो मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि स्टार्टिंग के दिनों में शराबबंदी के पहले नीतीश सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 3-3 शराब का दुकान खुलवाए और आम लोग को प्रेरित किए कि शराब पियो। लोग को हैबिट लोग को सिखाए कि आप दारू पियो। और अचानक उन्होंने फरमान जारी किया कि दारू बंद। तो ये भी जो महिलाएं हैं, ये महिलाओं का जो सेंटिमेंट होता है, महिलाओं के सेंटिमेंट को देखते हुए इन्होंने वोट के लिए वो दारू पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन दारू पर प्रतिबंध अगर लगा तो वो भी मैं बहुत खराब नहीं मानता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि करीब 15,000 करोड़ रुपया शराब से सरकार को मुनाफा होता था। और उसके वो बंद करने से ये टोटल जो बिहार के किसान हैं, किसान अपने ही आप में परेशान हैं लोग, और उन पर जो ज़मीन है उसको उस पर ख़ास तौर से टैक्स लगा दिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये शराब से जो फायदा गवर्नमेंट को था वह 15,000 करोड़ रुपया वो किसानों से वसूल किया जा रहा है, ये गलत है। दूसरा है कि शराबबंदी से क्या फायदा हुआ। पहले दुकान से मिलता था और अब होम डिलीवरी हो गया। अब जहाँ एंट्री पॉइंट है, झारखंड वाला एंट्री पॉइंट यूपी से आता है, नेपाल से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है, एंट्री पॉइंट पर मैं 400-500 जगह मैं खुद गया हूँ। वहाँ सिपाही एक फॉर्मल बिहार सरकार की रहती है, लेकिन कोई गाड़ी चेक नहीं करती है। और नीतीश कुमार जी जब असेंबली में शराब वाला हंगामा हुआ तो डीजीपी को लगा दिया कि आप बोतल खोजो। अब इस तरह से कोई शासन प्रशासन चलता है। डीजीपी भी तो बोतल खोजने में लग गए कि भाई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, तो डीजी को तो मानना ही है। लेकिन कितना गलत चीज़ है कि एक बिहार का सबसे बड़ा पदाधिकारी पुलिस का, और जब सब कोई जानता है कि शराब कहाँ से आ रहा है, शराब माफिया कौन कौन है, तो जब साधारण आदमी के नॉलेज में है तो क्या पुलिस को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। तो ये सब टोटल बकवास है। ये नीतीश कुमार बिल्कुल, उनसे उम्मीद करना बेकार है। 5 साल का शासन बहुत सफिशिएंट टाइम होता है डेवलपमेंट के लिए या क्राइम कंट्रोल करने के लिए। तो 5 साल नीतीश कुमार का शासन बेहतरीन शासन था, जिसमें हम लोग प्रभुनाथ सिंह वगैरह सब साथ थे। तो रोड बना, बिजली आई, पुल पुलिया बना, स्कूल और हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना। लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार सिर्फ मस्ती किया, कोई काम उसके बाद इन्होंने नहीं किया। मस्ती किए, कोई काम नहीं किए, आराम किए।
अब कोरोना काल था, आदमी मर रहा था, और जो फाइल आती थी 7 दिन तक धूप में सुखाया जाता था, और बड़का पेन लेकर के उस पर साइन करते थे। माने मरने का चिंता को नीतीश कुमार है, पूरे बिहार का आदमी मर जाए उसके लिए इनको चिंता नहीं है। बिहार के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी हुई होगी बात कि अगर बेरोजगार घूम रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार शराब खोजने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया, इससे ज़्यादा शब्द कुछ नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सठिया गए हैं। अगर बिहार की जनता को इतना के बावजूद अगर सही सोच नहीं बनता है तो बिहार की जनता समझे। में बीजेपी तो आगे निकली और आप भी लगातार कैंपेन कर रहे थे, परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए ऐसा क्या कुछ वहाँ का माहौल क्रिएट हुआ कि लोग आखिर उन्हीं के पास गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को औने पौने दाम में बेच रही है। हवाई जहाज, रेलवे और बहुत सारे उपक्रम को बेच चुकी है, और जो बचा हुआ कब बीजेपी सरकार बेच देगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो राम गोपाल यादव जी से मैं मिला, और मैंने कहा कि अभी तक यादव और मुसलमानों का सपोर्ट है, इसमें न आपकी सरकार बनेगी और न बीजेपी जा सकता है। जो हमारा कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य समाज है 14%, वो जब तक आपके साथ नहीं होगा तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा कि कैसे होगा। हमने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बीजेपी के मिनिस्टर हैं, वो समाज के नेता के साथ साथ अन्य अति पिछड़े के भी नेता हैं, तो उनको डिप्टी सीएम में आप डिक्लेयर कीजिए तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ। उन्होंने कहा गो हेड, आप जाइए। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिला, मैंने ये प्रस्ताव दिया, उन्होंने सहर्ष तैयार हुआ। उन्होंने मंत्रिमंडल से स्वयं रिजाइन किए, उनके साथ 3-4 मंत्री रिजाइन किया, 7-8 एमएलए बीजेपी का हुआ। तो पूरे एटमॉस्फेयर बना कि अखिलेश यादव जी सीएम बन रहे हैं। लेकिन जो मेन कमिटमेंट हमने कराया था, ये डिप्टी सीएम में समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। परिणाम है कि केशव मौर्य ऑलरेडी डिप्टी सीएम थे, तो जो 14% कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य देखा कि भाई ऑलरेडी एक आदमी डिप्टी सीएम बीजेपी बनाए हुए है, और राम गोपाल और समाजवादी पार्टी तो इनको डिप्टी सीएम बनाया नहीं, तो क्यों हम वोट करेंगे। तो ये हमारा मास वोट एक तरफ से जो 2-4% वोट समाजवादी पार्टी को गया, रेस्ट सारा वोट चला गया बीजेपी को। मेनली बीजेपी को सत्ता में आने का ये कारण है, और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने का ये, इसके अलावा कोई फैक्टर, कोई कारण नहीं है। मैं मुसलमानों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यादवों को, कि मास स्केल पर 100% लोगों ने वोट दिया। अगर हमारा 14% वोट एक तरफा जाता तो जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया वही रिजल्ट समाजवादी पार्टी के। वाईएम समीकरण से क्या होना है भाई। देखो, यूपी बिहार में खास तौर से यूपी में मुलायम सिंह यादव अखिलेश सीएम रहे, यादव छोड़ के रेस्ट पिछड़े और दलित समाज के लोग वोट देना नहीं चाहता है। आपका बिहार में आप देख लीजिए कि 15 साल लालू जी सत्ता में रहे, यादव छोड़ के अन्य जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनको कुछ करने का काम नहीं किया। तो यूपी बिहार में यादव लीडरशिप नहीं चलेगा। अगर बीजेपी को हराना है तो हम तमाम मुसलमान, पिछड़े, दलित समाज के लोग से का आह्वान करता हूँ, ऊंची जात के तमाम लोग को आह्वान करता हूँ कि बीजेपी को समाप्त करने के लिए जो यादव छोड़ के जो रेस्ट पिछड़ा और दलित समाज है, उससे नेतृत्व के साथ आप जाएंगे तभी बीजेपी हार सकती है। और यूपी इलेक्शन के बोले गए कि ऐसे सानी मेरे पास बहुत हैं, देखिए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अब मुकेश साहनी जी का मैटर आप उनसे पूछ लीजिए क्या करेंगे, अलग बात है कि अगर हम हट गए तो सरकार की। नहीं, अब वो तो उनको डिसीजन करना है ना बाबू, मुकेश सहनी जी को डिसीजन करना है। और मुझे फक्र है इस बात का आप कि मुकेश सहनी जी को पॉलिटिक्स में मैंने लाया हूँ, और नो डाउट कि मुकेश सहनी जी शुरू के दिनों में बहुत अच्छा काम किए।
लेकिन उनके तरफ से गलती हुआ कि जो टिकट का बंटवारा जो उनको मिला, बंटवारा करने का, उसमें अपने समाज के लोग को किसी को टिकट नहीं दिए। तो जो सहनी समाज है वो ठगा ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा समाज को बेच करके और नीतीश कुमार के गोद में चला गया, उसी तरह के सहनी समाज में भी इनके बारे में लोग चर्चा कर रहा है। तो मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर उनको निर्णय करना है कि सांप्रदायिक पार्टियों के साथ रहना चाहते हैं या सेकुलर पार्टियों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। पूरे देश को बेच रहा है, कब देश को गिरवी कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। जहां उन्होंने एक बार फिर अपना बेबाक बयान दिया, जहां एक बार फिर उन्होंने बिहार सरकार को जमकर लताड़ा, वहीं वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उन्हें भी जमकर लताड़ा कि आज उनके ही कारण पार्टी का ये हाल है। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।